हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था पेनिसिलिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के बारे में। जिसको जानकारी नहीं है तो अपन स्टूडेंट्स को बता देना चाहते हैं कि अपन ने एक इस यूट्यूब चैनल पे एक फ्री सीरीज स्टार्ट की है, रेलवे फार्मासिस्ट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड जीपैट नाइपर को टारगेट करते हुए। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर फार्माकोलॉजी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। अभी फार्माकोलॉजी में अपन डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, और उसका भी टॉपिक चल रहा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इससे पहले पेनिसिलिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के ऊपर अपन ने बहुत अच्छे से ब्रॉड में डिस्कशन किया है विद फनी ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आप उसको जाके एक बार वीडियो को देखिए और उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेफेलोस्पोरिन्स। तो सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन पहले जान लेते हैं कि जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं, इनको सेफेलोस्पोरियम फंगस से निकाला गया था सबसे पहले। तो जो सेफेलोस्पोरियम फंगस था, उसके अंदर से सेफेलोस्पोरिन सी नाम का एक केमिकल निकाला गया था, ऐसा कह सकते हैं एंटीबायोटिक निकाला गया था। बट जो आज सेफेलोस्पोरिन्स यूज होती हैं वो उसकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं। तो उसके स्पेक्ट्रम को और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करते हुए बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑन दिस R1 पोजीशन एंड R2 पोजीशन, तो ऐसे नई सेफेलोस्पोरिन्स बनाई गई। तो जैसा इससे पहले आपको अपन ने बताया है कि जो पेनिसिलिन्स होती हैं, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ थायाजोलिडीन रिंग्स पाई जाती थी। बट इन सेफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग के साथ, ये बीटा लैक्टम रिंग है इधर वाली जो ब्लैक में बनी हुई है, और यहाँ से इसको बोलते हैं अपन डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। तो बीटा सेफेलोस्पोरिन्स में बीटा लैक्टम रिंग के साथ डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग पाई जाती है। फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अगर अपन पेनिसिलिन से कंपेयर करें इसको, तो वो जो भी चेंजेस हैं वो अपन पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ आपको बताते जाएंगे। बट जो सबसे मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके स्पेक्ट्रम के ऊपर बनते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर बनते हैं, है ना। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि फर्स्ट इनको बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में क्लासीफाई किया गया है। फिर उसमें भी कुछ ओरली दिए जा सकते हैं, कुछ पेरेंटली ही दिया जा सकता है। सारे ओरली एक्टिव नहीं होते, सारे पेरेंटली एक्टिव नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए उनको इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो अपन कुछ ट्रिक्स देंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, और कौन सी ओरल है, कौन सी पेरेंटल है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन। तो जब फर्स्ट जनरेशन की बात होती है तो ये सबसे पहले डिराइव की गई थी, एंड फर्स्ट जनरेशन में ओरल एंड पेरेंटल दो तरीके की ड्रग्स आती हैं। जब अपन देखेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें जो अपन नोटिस कर सकते हैं इनके क्लासिफिकेशंस में, वो है कि इनमें सेफा एंड सेफ्रा, मतलब सेफा एंड सेफ्रा, ये तीन प्रीफिक्स आते हैं। जो आपको कोई भी ड्रग दिखती है जिसमें आपको सेफा, सेफ्रा और वो मिलते हैं, सब्सटीट्यूशन मतलब प्रीफिक्स मिलते हैं, तो आप ये देख के चलिएगा कि चांसेस है कि वो फर्स्ट जनरेशन ही होंगी। चांसेस क्या, मैक्सिमम 98% टाइम्स वो फर्स्ट जनरेशन ही होंगी। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन क्या है? उसका एक्सेप्शन है सेफाक्लोर एंड सेफामंडोल। सेफाक्लोर एंड सेफामंडोल ये दोनों सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है। बट इसमें भी सेफा एंड सेफा दोनों में लगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेफा, सेफ्रा एंड सेफ आपको कहीं दूसरे क्लास ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स में नहीं मिलेगा, दूसरी जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेफाक्लोर एंड सेफामंडोल, ये दो ड्रग ऐसी हैं एंड जिसमें आपको ये प्रीफिक्स मिल जाता है। फिर जब आपकी बात होती है कि अब अपन सेकेंड जनरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेकेंड जनरेशन में मैक्सिमम में आपको सेफो या फिर सेफ्यू मिलेगा। सेफो एंड सेफ्यू प्रीफिक्स जो जहाँ भी आपको दिखेगा तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेकेंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन्स होंगी, जैसे कि सेफोसिनिड, सेफोसिनिड एंड सेफ्यूरोक्सिन, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद सेफोराडीन है, सेफोटीटेन है ना, सेफमेटाजोल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये सेफो एंड सेफ्यू बार बार रिपीट हो रहा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि ये सेफाजोलिन जो है, सेफाजोलिन
ये डीओसी है किस चीज के लिए? ड्रग ऑफ सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, यानी जो सर्जरीज होती हैं उसमें इन्फेक्शन से प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाता है सेफाजोलिन का। प्रोफाइलेक्सिस। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के बारे में। इसके बाद एक ड्रग है जो आपको अलग दिखेगी, वो है लोराकार्बेव। लोराकार्बेव भी सेफेलोस्पोरिन क्लास में ही रखी जाती है, बट इसका नाम थोड़ा अलग है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसको आप गेस नहीं कर पाएंगे सिर्फ नाम से कि ये सेफेलोस्पोरिन है। जैसे कि सेफा, सेफ्रा, सेफ्यू, ये सब देख के आप गेस कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स कि वो सेफेलोस्पोरिन क्लास की ही ड्रग होगी, बट ये लोराकार्बेव जो है ये सेकेंड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, बट इसके नाम में कहीं भी सेफा या सेफ्यू, सेफ्रा ये सब नहीं आता है, तो इसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो अब सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के बाद अपन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सेकेंड जनरेशन की कुछ कमियां थी उनकी बायो अवेलेबिलिटीज में, या उनकी बोल सकते हैं कि जो रेंज होती है, थेरेप्यूटिक रेंज कह सकते हैं, या फिर जो स्पेक्ट्रम जो है उनका कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो इफेक्टिव हैं, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग पे हैं या नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए फिर क्या हुआ, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। एंटीबायोटिक्स के केस में ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी इनमें रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका मतलब मिसयूज होता है। गांव में देखेंगे आप, या फिर नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे देखेंगे, लोग नॉर्मली जाके सर्दी जुकाम और ऐसी चीज़ों की दवाइयाँ खुद से लेके आ जाते हैं, जो कि एक्चुअली करना नहीं चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जाके एंटीबायोटिक्स वगैरह को परचेस कर रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उसकी हमेशा ज़रूरत भी नहीं होती है आपको कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एंटीबायोटिक्स लें। तो इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे कहा जाए तो रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है, इसलिए नई से नई एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कॉन्टिन्यूस चल रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है इनकी, इतने ज़्यादा टाइप के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कई बार तो अब ऐसा हो गया है कि एंटीबायोटिक्स के लिए पेटेंट लेना भी ज़रूरी नहीं समझते लोग, क्योंकि सेम स्पेक्ट्रम के लिए ऑलरेडी एक्टिव एंटीबायोटिक्स मार्केट में पड़ी हुई हैं। पर इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के ऊपर चलते हैं। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को अगर देखा जाए तो अपन इनकी पहचान कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो अपने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, तो अपने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो अपन को बस पहचान करनी है कि कैसे अपन पहचान पाए कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन की है, सेकंड जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन की। तो उसके लिए देखिए, जो थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन्स है इसमें आइम या फिर ओन दो तरीके के सफिक्स लगे हुए होते हैं। जो जहां पे आपको आइम या फिर ओन दिखे तो आप उसको बिना किसी टेंशन के थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के लिए लगा लीजिए, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं सेफेलोस्पोरिन्स से वो उनके स्पेक्ट्रम से या फिर इनकी क्लासिफिकेशन से ही आते हैं। ठीक है, तो आइम के लिए रिलेटेड मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे आपने एक ड्रग देखी होगी सेफ्यूरोक्सिम। जो सेफ्यूरोक्सिम है उसमें भी आइम लगा हुआ है, बट वो सेकेंड जनरेशन की है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, सेपोडॉक्सिम, सेफिक्सिम, फिर उसके बाद सेफोटेक्सिम, सेफ्टाजॉक्सिम, फिर सेफ्टाजाइडिम, तो ये सब में आइम लगा हुआ है सारी ड्रग्स में। तो ये सारी किस में आ जा रही है, थर्ड जनरेशन में आ जा रही है। उसके अलावा सेफ्ट्रायक्सोन और सेफोपेराजोन, ये दोनों ड्रग भी अपनी आ रही हैं थर्ड जनरेशन में। इनमें क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर बच जाती हैं अपने पास कुछ फेमस ड्रग्स, जैसे कि सेप्टिब्यूटेन, सेफ्टामेट एंड सेप्टिनिर। तो इसमें देखिए, ब्यूटाडाइन, जैसे आपको पता है ब्यूटाडाइन के बारे में अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वैसे ही इसको आप याद करने के लिए याद रखिएगा कि ब्यूटाडाइन जो ड्रग हैं, ये भी जिनके अंदर ये पार्ट आ रहा है स्पेलिंग में, वो भी किस में आती है, थर्ड जनरेशन में आती है। अब देखिए, थर्ड जनरेशन के बारे में अगर अपन बताएं तो कुछ और चीजें भी होती हैं जो अपने को याद रखना है। जो सेफ्ट्रायक्सोन और सेफोपेराजोन है, ये दोनों ड्रग को टाइफाइड के लिए मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। मतलब फास्टेस्ट जो आपको रिलीफ मिल सकता है वो टाइफाइड फीवर में, वो किस में मिलेगा, ये दोनों ड्रग्स में मिलेगा। इसके अलावा जो सेफ्ट्रायक्सोन है,
ये पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग गोनोरिया में भी यूज होती है। इसके लिए भी ये काइंड ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस बोला जा सकता है सेफ्ट्राइक्सोन को। अब देखिए, इसके अलावा जो सेफेलोस्पोरिन से एक और क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये बहुत सारी सेफेलोस्पोरिन जो है उनके अंदर डाइसल्फिराम लाइक एक्टिविटी होती है। यानी कि अगर आप सेफेलोस्पोरिन के ट्रीटमेंट पे हैं एंड आप अल्कोहल का इनटेक कर रहे हैं तो आपके अंदर सेम उसी तरीके की रिएक्शंस बॉडी में होंगी जो डाइसल्फिराम लेने वाले एक पर्सन को होती है। तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार पे। तो अपन इस सेफेलोस्पोरिन के पांचों जनरेशन के बारे में डिस्कस करने के बाद लास्ट में अपन जो भी जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिनके अंदर डाइसल्फिराम लाइक एक्टिविटी शो होती है उनको मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। तो इससे आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा इसके साथ साथ। फिर देखिए, जब आपने देख लिया कि टाइफाइड फीवर के लिए सेफ्ट्राइक्सोन और सेफोपेराजोन का यूज होता है, इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन का पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग गोनोरिया के लिए भी एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज होता है। इसके अलावा ये जो दोनों ड्रग हैं सेफ्ट्राइक्सोन सेफोपेराजोन, इनका जनरली जो मेनिंजाइटिस होती है नियोनेट्स में यानी छोटे बच्चों में जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर जो मेनिंजाइटिस पाई जाती है जो कि जनरली स्यूडोमोनास अरिज़ोनोसा की वजह से होती है, उनमें भी ये एक्टिव पाए जाते हैं, है ना। तो इनको आपको याद रखनी है इन ड्रग्स को। फिर इसके अलावा अगर कुछ चीजें आपको याद रखनी हो इनके बारे में तो ये याद रखिएगा कि जो आपकी सेफ्टिब्यूटेन है एंड सेफोपेराजोन, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। मतलब इनकी ट्रीटमेंट पे अगर हैं आप तो कोशिश करें कि आप किसी तरीके की इंजरी से दूर रहें क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कर देती हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग टाइम को डिक्रीज करती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इन ड्रग्स के बारे में। फिर इधर की जो सारी ड्रग्स हैं ये ओरली एक्टिव हैं और इधर की सारी ड्रग्स हैं वो पेरेंटल है जो कि आपको जनरली मार्केट में दिख जाएंगी। आज तक आप लोगों ने एज अ फार्मेसी प्रोफेशन में रहते हुए इनको बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा। सेफिक्जिम एंड सेपोडॉक्सिम वाइडली यूज होती हैं जनरली। ओरली सेफेलोस्पोरिन्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही सेपोडॉक्सिम एंड सेफिक्जिम ही यूज होती हैं, है ना। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन चलते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। व्हेन कम्स टू फोर्थ जनरेशन cephalosporins, we can remember them by PI in the as a part of their spelling. So अगर आपको P और I दिख रहा है उनके स्पेलिंग में तो आप ये गेस कर सकते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन के सेफेलोस्पोरिन्स हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन में RO यानी सेप्टिबाइप्रोल एंड सेप्टारोलिन, ये दोनों ड्रग जो हैं इनमें RO लगा हुआ है, जिसमें सेप्टारोलिन जो है ये प्रो ड्रग है। और ये फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में एक आपको इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी चाहिए कि ये दोनों ड्रग्स जो हैं, दोनों क्लासेस ऑफ ड्रग्स कह सकते हैं अपन, ये ओरली एक्टिव नहीं होती, इनको सिर्फ पेरेंटरल वे में ही दिया जा सकता है। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। सो एज सच मैं सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं सेफेलोस्पोरिन्स से उनकी क्लासिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पार्ट कि कौन सी जो सेफेलोस्पोरिन्स है वो ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाती हैं या फिर कौन सी ओरली एक्टिव होती है, कौन सी पेरेंटरल देते हैं, फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन, इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेफेलोस्पोरिन के रिगार्डिंग। और एक मैंने बीच में डिस्कस किया आपसे कि जो सेफेलोस्पोरिन से उनसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डाइसल्फिराम लाइक एक्टिविटी कौन सी सेफेलोस्पोरिन शो कर रही है। तो ये चीज मैंने बोला कि इस टॉपिक यानी कि सेफेलोस्पोरिन्स को खत्म करने के बाद मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में उन सारी ड्रग्स के बारे में बता दूंगा जो डाइसल्फिराम लाइक एक्शन शो करती हैं। तो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि काफ़ी फेमस टाइप की चीज़ें हैं क्योंकि ये मेडिसिन ज़्यादातर मार्केट में यूज़ होती हैं, तो अल्कोहल इनटेक को एज अ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट या फिर आपके सामने कोई ले रहा है तो आपको उसको चीज़ों को अवॉइड करना है, मतलब उनको रोकना है कि नहीं आपको इन मेडिसिन के साथ अल्कोहल नहीं लेना है। तो ठीक है, अभी इसको यहीं पे पॉज करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं।